Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 39 of the Indian Contract Act 1872, which deals with the effect of refusal of a party to perform promise wholly. बहुत important topic है, बहुत short है और बहुत easy है. So guys, अभी हम क्या study कर रहे हैं? We are basically discussing discharge of contract. मैंने आपको beginning में बताया था right from section 37. मैंने आपको सेक्शन 37 जब क्लियर किया था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. हमें उसको डिस्चार्ज करना होता है. अब किस तरीके से आप एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो? देयर आर 4 मेथड्स ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग बाय परफॉर्मेंस. इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस. अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को या अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आप उसको पूरा कर देते हो, यू जस्ट परफॉर्म इट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बिकॉज यू हैव डिस्चार्ज्ड इट. तो वहाँ पे हमने सेक्शन 37 डील किया, सेक्शन 38 के साथ भी डील किया. नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 39 एंड अप टू सेक्शन 55 आई एम गोइंग टू डिस्कस how a contract may be discharged by performance. सेक्शन 55 के बाद हम स्टडी करेंगे सेकेंड मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी हम बाय परफॉर्मेंस से डिस्कस करेंगे. सो सेक्शन 37 एंड 38 हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो उनको ज़रूर देखना है. एटलीस्ट सेक्शन 37 से आप ज़रूर स्टार्ट करना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब कंटिन्यूटी में चलेगा अप टू सेक्शन 55 और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है. सो गाइज बिफोर वी मूव ऑन, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please मेरे channel को अभी subscribe कर दो. And if you like my videos, if you enjoy learning with me, please let me know in the comment section. So guys, let's get started without any delay कि what is section 39 of the Indian Contract Act. Section 39 clearly ये बोलता है कि what is the effect of refusal. क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट मतलब हम स्टडी करेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी. जब एक पार्टी रिफ्यूज करती है टू परफॉर्म सर्टन प्रॉमिस होलली, पूरा ही नहीं करती. आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ. उन एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के साथ हमें पूरा बेयर एक्ट का सेक्शन समझ आने वाला है विच इज़ वेरी ईजी. सपोज ए इज़ अ सिंगर हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थिएटर कमेटी. थिएटर वाले लोगों के साथ ए कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ए सेज टू दीज पीपल, टू थिएटर मैनेजमेंट, दैट आई विल बी सिंगिंग एट योर थिएटर 2 days a week, twice a week for consecutively 2 months. अब यहाँ पे व्हाट हैपन्स इज कि ए ने ये प्रॉमिस तो कर लिया और ए बहुत बार एक हफ्ते में अपीयर भी हुआ ऑन द 6th नाइट. सपोज उसने 6 days कंजेकेटिवली, जैसे कि 2 days a week फॉर कंजेकेटिवली 2 months. तो अगर सपोज व्हाट हैपन्स इज कि ए ने क्या किया, ए ने कहा कि आई विल बी सिंगिंग फॉर यू और थिएटर मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि विल बी पेइंग यू 100 rupees फॉर एवरी नाइट्स परफॉर्मेंस. हर नाइट जब आप आया करोगे विल बी पेइंग यू 100 rupees फॉर सिंगिंग ऑन आवर शो. अब यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट हैपन्स इज कि ऑन 6th night A, this singer, he willfully absents himself from that theater. अब ऑब्वियसली जब उसने अपनी मर्जी से छुट्टी ले ली ए ने एज अ सिंगर, तो जो थिएटर कमेटी है या थिएटर मैनेजमेंट है उनका कोई ना कोई लॉस ज़रूर हुआ, उनके प्रॉफिट्स जो है वो गए होंगे. सो दे माइट हैव सस्टेन्ड सम डैमेज. अब क्या हुआ कि जब इस सिंगर ने विलफुली रिफ्यूज़ कर दिया टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस होलली, उसने मना ही कर दिया कि आई विल नॉट बी कमिंग, ही विलफुली एब्सेंट्स हिमसेल्फ ऑन द 6th night फ्रॉम दैट थिएटर, फ्रॉम दैट शो. उस कारण क्या हुआ? अब ये जो इंसान है इसको बहुत सारा लॉस भी देखने को मिला, जो प्रॉमिस ही है उसको बहुत सारा लॉस भी सस्टेन हुआ. मोर ओवर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ही हैज़ एन ऑप्शन टू पुट एन एंड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड था इन द बिगिनिंग, बट क्योंकि ए ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस होलली, तो यहाँ पे जो प्रॉमिस ही है, ही हैज़ 100% लिबर्टी, ही हैज़ अ राइट टू पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. उसकी मर्जी है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकता है. ही मे पुट इट टू एन एंड. बट अगर आप इसको दूसरी सिचुएशन में देखो, हाँ मोर ओवर वो कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है फ्रॉम दिस पर्सन ए, क्योंकि ही विलफुली एब्सेंट्स हिमसेल्फ, वो ही विलफुली एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट थिएटर दैट नाइट. तो इसको जो प्रॉफिट्स का लॉस हुआ उन लॉस को भी ये इक्रू कर सकता है, प्रॉफिट्स को नहीं, लेकिन जो भी उसको लॉस सस्टेन हुआ ही मे गेट कॉम्पेंसेशन, ही मे क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दिस सिंगर एंड ही ऑल्सो कैन पुट एन एंड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. और ये वैलिड होगा अगर ये मना कॉन्ट्रैक्ट को एंड करता है. इट विल बी वैलिड ऑन द पार्ट ऑफ दिस प्रॉमिसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39. बट एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इसी एग्जाम्पल को अगर ए ने क्या किया, अगैन वही प्रॉमिस किया कि आई विल बी सिंगिंग एट योर concert and I'll be taking 100 rupees each for each night's performance. Now what happened is कि A becomes too ill to sing that day. बहुत बीमार हो जाता है
और वो उस दिन आ नहीं पाता। अब उस दिन ए नहीं आ पाता, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ ऑन 6th नाइट। व्हाट हैपेंड इसकी 7th नाइट को जब वो आया तो थिएटर मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा, इंस्टेड उन्होंने उसको गाना गाने दिया उस दिन रात को। इट मीन्स बाय द कंसेंट ऑफ दिस थिएटर मैनेजमेंट के कंसेंट, उनके कंडक्ट से हमें ये समझ आया कि उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया। पहली एग्जाम्पल में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो एक दिन नहीं आया, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो। यू मे पुट एन एंड और अ फुल स्टॉप टू दिस कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। बट अगर एक रात वो नहीं आया गाना गाने और अगले दिन वो आता है एंड यू बाय योर कंडक्ट आप उसको कंसेंट देते हो कि हाँ आप गा लो, मतलब आपने उसको नहीं रोका, इट मीन्स आपकी एक मर्जी है इन द कंटिन्यूटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहे। आर यू जस्ट गेटिंग इट? अब वहाँ पे जब आपने एक बार इसकी कंटिन्यूएंस दर्शा दी बाय योर कंडक्ट, लोगों को अब समझ आ गया, कोर्ट को भी, कि आप चाहते हो कि वो कंटिन्यू करें, तभी उन्होंने एक दिन एब्सेंट होने के बाद भी कंटिन्यू किया और आपने कुछ नहीं कहा। सो इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम योर कंडक्ट कि आपने कंसेंट दिया इन द कंटिन्यूटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यू कैन नॉट पुट अ फुल स्टॉप टू इट। अब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि 7th नाइट अब आपने गा लिया, अब आप 8th नाइट नहीं आओगे क्योंकि हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बार ये आपने अपने कंडक्ट से ये दिखा दिया कि यू हैव एन इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मना नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड जो आपको लॉस हुआ 6th नाइट उस सिंगर के ना आने से वो आप क्लेम कर सकते हो बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। बट एक बारी आपने कंटिन्यूटी उसको कर दी बाय योर कंसेंट और बाय योर कंडक्ट, तो वहाँ पे आप यू कैन नॉट पुट एन एंड। सो हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझते हैं, इन एग्जाम्पल्स को दोनों को ध्यान में रखना। बेयर एक्ट बोलते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल आपको समझ आ गया, रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, यानी कि सिंगर ने, ही इज़ अ पार्टी एंड ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस होली। तो उसका इफेक्ट ये रहेगा कि या तो सामने वाली पार्टी प्रॉमिसी, इफेक्ट ये रहेगा कि या तो प्रॉमिसी कैन पुट एन एंड टू इट, अगर वो एंड नहीं करते तो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि आपको कंटिन्यूटी में रखना है। एक बार आप नहीं अपीयर हुए ऑन 6th नाइट, 7th नाइट को या तो आप अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि प्रॉमिसी हैज़ पुट एन एंड टू इट। बट अगर उसने एंड नहीं लगाया टू दैट कॉन्ट्रैक्ट और उसने कंटिन्यू में आपको गाने दिया 7th नाइट इवन आफ्टर योर डिसअपियरेंस ऑन 6th नाइट, अगर उसने आपको गाना गाने दिया, इट मीन्स उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि अब वो एंड नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को, प्रोवाइडेड अगर उसका कोई नुकसान हुआ उसको कॉम्पेंसेशन जरूर मिल जाएगी, ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। सो अब हमारे पास बेयर एक्ट की लैंग्वेज बोलती है कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, हु हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, यानी कि द सिंगर हिमसेल्फ हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म ऑन द 6th नाइट or disabled himself from performing. How will he disable himself? यानी कि he fell sick. सेकेंड एग्जाम्पल में तभी मैंने आपको बोला कि he is too ill to sing, वो नहीं गाना गा सकता, it means he has disabled himself from performing, right? His promise in its entirety, his promise मतलब promise of singing in its entirety मतलब 100%, वो नहीं आया 6th नाइट, उसने बिल्कुल भी नहीं गाया, so he has either not performed it or disabled himself from performing his promise in its entirety, जिसको यहाँ पे wholly लिखा है, is it the promisee, guys यहाँ पे word is the promisee, यानी कि the theatre management, the promisee may put an end to such a contract, they may put an end, यहाँ पे क्या है may, shall नहीं है, 100% नहीं है, थिएटर मैनेजमेंट की मर्जी है, they may put an end, उनकी मर्जी है, वो ख़त्म भी कर सकते हैं, unless यहाँ पे क्या लिखा है, unless he has signified by words or conduct, unless he has signified by his words or by his conduct मतलब उनके जो actions हैं, ठीक है, his acquiescence in its continuity, ठीक है। So this is a word which is acquiescence, which means consent, उनका consent in its continuity। तो जब तक उन्होंने अपने consent से, अपने conduct से लोगों को नहीं बताया कि हम continue करने को तैयार है, तब तक वो end कर सकते हैं। But once you have signified basically by your words or by your conduct, it means either expressly or impliedly, अगर आपने signify कर दिया है लोगों को that you are willing to continue it with your consent, तो यहाँ पे आप put नहीं, आप you cannot put an end, तो यहाँ पे तभी वर्ड लिखे unless कि you may put an end to it, आपकी मर्जी है, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो, unless कब तक कर सकते हो, जब तक आपने कंसेंट नहीं दिया फॉर इट्स कंटिन्यूटी। एक बार आपने उसको 7th नाइट गाना गाने दे दिया, फिर आप रिवर्ट नहीं हो सकते, फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पुट एन एंड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। सो आई होप गाइस आपको इलस्ट्रेशन के साथ समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन 39। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस तरीके से हमारा बाय परफॉर्मेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई विल बी कमिंग अप विद सेक्शन 40 एंड मेनी अदर सेक्शंस so that we can easily and quickly finish this discharge of contract concept. So thank you so much guys.
Stay tuned, keep learning, stay safe, and bye-bye.